अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग भी एंड अ वेरी वार्म वेलकम भी। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और आप देख रहे हैं सब सवेरे पाकिस्तान का। नया हफ्ता शुरू हो चुका है, लेकिन नए हफ्ते के साथ साथ नई बहुत सारी खबरें भी हैं। प्रोग्राम का आगाज करते हैं सुबनामा के साथ और इब्तिदा करते हैं उस बात की जिसकी हमने जहां पर जुमे को प्रोग्राम छोड़ा था। जो कल जलसा हुआ, कैसा हुआ, कितनी अवाम थी, जारहाना अंदाज था वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का, किस तरीके से उन्होंने जो है वो बहुत सारे सबूत भी कह रहे थे कि मेरे पास हैं, इशारे भी बहुत सारे दिए जो हम सुन रहे थे। शाहज़ेब, आपने देखा न्यूज में कितना हलचल थी कल की स्क्रीन पे? बिल्कुल, बहुत हलचल थी और जिस तरीके से हम देख रहे थे कि पंडाल भरा हुआ था, लोग बड़ी तादाद में वहां पर पहुंचे, कारकुनान वहां पर पहुंचे और छुट्टी के रोज परेड ग्राउंड में ये जलसा जो है वो सजा। साथ में देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बड़े कुछ बयान भी दिए और साथ में ये भी कहा जारहाना अंदाज में कि मेरे पास, हमें पता है कि बाहर किन किन जगहों से दबाव डालने की कोशिश की जा रही है और हमारे पास शवाहिद भी मौजूद हैं। मुल्क की खारजा जो पॉलिसी है उसको सबोताश करने की गैर मुल्की फंडिंग हो रही है। इस हवाले से भी उन्होंने कहा कि मेरे पास सबूत मौजूद हैं और मैं वक्त आने पर ये सामने लेकर आऊंगा। उन्होंने कहा मैं हुकूमत रहे ना रहे चोरों को छोड़ूंगा नहीं, ये उनका बड़ा जोरदार इस पर जो है वो अंदाज था। साथ में अगर हम बात करें, हुकूमत को इत्तेहादियों की जानिब से पहला धचका लग गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मामूर खुसूसी शाहज़ैन बुगटी ने कल काबीना से ऑब्वियसली मुस्ताफा वो होने का ऐलान किया उन्होंने, और जिसके ऊपर जो है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन कल फवाद चौधरी साहब ने उस हवाले से कहा है कि कोई बात नहीं, वो नाराज हैं, हम उनको मना लेंगे। डिड यू हियर दैट? बिल्कुल, और साथ में और सिर्फ मुस्ताफी होने का ऐलान नहीं किया, उन्होंने साथ ऑपोजिशन का साथ देने का भी ऐलान किया, जिस वजह से हुकूमत को ये बहुत बड़ा धचका लगा है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कुछ अहम मुलाकातें भी हुई हैं, खासतौर पर चौधरी बरादरान की मुलाकातें भी चल रही हैं और एक नून लीग का वफ्द था जो उनकी रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात के लिए पहुंचा। तो ये मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है क्योंकि आज बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है 4 बजे कौमी असम्बली का और मुमकिन तौर पर उसमें तहरीक एतमाद भी पेश की जाएगी। तो साथ में आपको ये बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान वज़ीर आज़म रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि हम जैसे कि जिक्र कर रहे हैं कि आज 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में कौमी असम्बली का इजलास होगा जिसमें तहरीक एतमाद पेश करने की इजाजत पर अरकान ये करारदाद पेश करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह आपने शाहज़ैन बुगटी साहब की बात की, उन्होंने एक और बात पर बड़ा इशारा दिया। उन्होंने कहा कि गलत जबान इस्तेमाल नहीं करूंगा, कुछ भी हो, कैसे भी हालात हो, लेकिन मैं जबान गलत है। किस तरफ इशारा था, किसकी तरफ था ऑब्वियसली नहीं, लेकिन साथ साथ जो कौमी असम्बली का इजलास है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तहरीक अदम एतमाद पेश करने की इजाजत पर अरकान करारदाद पेश करेंगे जिसमें कहा गया है कि ऐवान के राय में वज़ीर आज़म इमरान खान ऐवान का एतमाद खो चुके हैं। फिर एक और सवाल है, क्या आज क्या होने वाला है, क्या होगा? शाम 4 बजे से शाहज़ेब ने बताया कि अब पाकिस्तान की अवाम क्या एक्सपेक्ट कर रही है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, पिछले इजलास में देखा कि इजलास मुलतवी कर दिया गया था और मुलतवी करने के बाद पीर तक मुलतवी किया गया था। तो आज इजलास होगा और आज देखते हैं कि इजलास में क्या होता है। साथ में आपको ये बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से एक बड़े पैकेज का ऐलान किया गया है, रमजान पैकेज का। 8 अरब का ये रमजान पैकेज है और जिसमें साथ में ये भी कहा जा रहा है कि रमजान बाजारों में 10 किलो आटे का थैला मार्केट से 100 रुपए कम निर्ख पे दस्तयाब होगा। साथ में चीनी भी सस्ती मिलेगी, चीनी मार्केट से 10 रुपए फी किलो सस्ती जो है ना रमजान बाजारों में अवेलेबल होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर वही वाली बात है, कोई चीज अगर 1000 की है तो वो 900 की हो जाएगी, 900 की है तो वो 800 रुपए की हो जाएगी। इस तरह का फर्क आएगा। साथ साथ 13 अशिया खुर्दनोश 2021 के रेट पर मिलेंगे। बड़े जलसे हो रहे हैं, लॉन्ग मार्च चल रही है, तो ऐसे में सबसे पहले जिक्र हम अपने प्रोग्राम में सुबनामा के बात करेंगे सियासी माहौल का, जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि पारा बड़ा हाई है और आज बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है। गुज़िश्ता रोज छुट्टी के रोज हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद लोगों की पहुंची इस्लामाबाद में। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने वहां पर खिताब किया। बिल्कुल एक पावर शो हम देख रहे हैं और साथ में पावर शो मुखालिफिन की जानिब से भी देख रहे हैं, जो कि ऑपोजिशन की जानिब से भी जो लॉन्ग मार्च की जा रही है। नून लीग की हम रैली भी हमने देखी, उन्होंने गुजरांवाला में खिताब किया मरियम नवाज ने और साथ में हमजा जो है हमजा शहबाज ने। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये तो सब कुछ चल रहा है, लेकिन साथ में आपको ये बताएं कि वज़ीर आज़म ने कल जो परेड ग्राउंड में खिताब किया उसमें उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत गिराने का सौदा हो चुका है और साथ में बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ये कहा गया है कि सरप्राइज के ऐलान में ताखीर हो गई है और हुकूमत अक्सरियत खो चुकी है। ये दावा किया जा रहा है, दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं कि हमारे पास नंबर पूरे। सवाल आता है कि क्या नंबर पूरे हैं या नहीं, या क्या होने वाला है। अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तब क्या इंप्लीमेंटेशन होगी, क्या उनका राय अमल होगा, ये और बहुत सारे सवाल ऑब्वियसली
आवाम इस वक्त सोच रही है कि ये सवाल किए जाएं। तो आप सबसे पहले हमारे पास गेस्ट कौन है? बिल्कुल गेस्ट भी हैं, क्योंकि साथ में हम शेख रशीद साहब का भी जिक्र कर लेते हैं। शेख रशीद साहब ने जो कुछ बातें की ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि अगर तो ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो या नाकाम हो, लेकिन उसके बाद भी हम ये देखेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान 2/3 अक्सरियत से वापस आएंगे। यानी कि मेरे ख्याल में वो कुछ ये इशारा दे रहे हैं कि कबल अज़ वक्त इलेक्शन का भी उन्होंने पहले इशारा दिया था और उनकी कुछ बातें इसी किस्म की थी। और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि सियासी माहौल में हम देख रहे हैं कि जो वहाँ पे शुरा है आपके श्रीनगर हाईवे वो पूरा ब्लॉक रहा। बिल्कुल राजी साहब ने शेख साहब की बात की, शशीद साहब की, उन्होंने एक और भी चीज कही कि कुछ भी हो हम इमरान खान के साथ हैं। मतलब ये बड़ा एक नजर आया कल सब में, जो भी आकर जो है जिन्होंने तकारीर की कल जब जलसा शुरू हुआ था, तो उसमें ये नजर आ रहा था कि इस तरह वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उन लोगों की तकरीर में आ रहा था। और फिर शेख रशीद साहब ने इस तरीके से शाम में वो तकरीर की और कितनी सारी उन्होंने बातें अवाम के सामने रख दी कि बहुत कुछ पता है, राज अपने सीने में मैंने दबाए हुए हैं। तो बहुत सारे राज चलो जो दबे हुए वो तो ठीक है, लेकिन रोज वो राज जो हमें पता होना चाहिए वो तो मेरे ख्याल अब खुलने का वक्त आ चुका है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ तो हमारे जो नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं फैसल रजा खान, उनसे मजीद जान लेते हैं। फैसल रजा बताइएगा, आप कहां पर मौजूद हैं इस वक्त? जो रैली चल रही है वो कहां पर पहुंची है और अब खिताब कहां किया जाएगा? बिल्कुल, जैसा कि आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता रोज़ बल्कि एक दिन कबल जो है वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने लाहौर से जो है वो अपने रैली का, अपने लॉन्ग मार्च का, जो कि महंगाई मार्च है, उसका आगाज़ किया था। ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बैनर तले जो है वो तमाम जमातें जो इकट्ठी हैं, जिसमें नून लीग भी शामिल है, जमीयतुल उलमा इस्लाम फे भी शामिल है। वो तमाम जमातें जो हैं वो मुश्तरका अंदाज में इस महंगाई मार्च की जो है वो क़यादत कर रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो मौलाना फजलुर रहमान ने एक बड़ा जलसा जो है वो श्रीनगर हाईवे पर किया। इस वक्त भी हम श्रीनगर हाईवे पर मौजूद हैं, जहां एक वक्त में आज़ादी मार्च हुआ था और आज जो है वो महंगाई मार्च जो है उसके सिलसिले में पीडीएम की जो क़यादत है वो एक दफ़ा फिर इकट्ठी हो रही है। आज शाम 6 बजे जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से जलसे का वक्त मुकर्रर किया गया है। इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है, ख़ास तौर पर जो है वो मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज की क़यादत में काफ़िले जो हैं वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मौजूद जो मकामी क़यादत है उन्होंने भी जो है वो काफ़ी हद तक तैयारियां कर रखी हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही लीडरशिप जो है वो रावलपिंडी के नज़दीक पहुंचती है तो वो उनका न सिर्फ इस्तकबाल करेंगे बल्कि उनके साथ जो है यहाँ पिंडाल में श्रीनगर हाईवे पर पहुँचेंगे। गुज़श्ता रात जो है वो मौलाना फजलुर रहमान जो कि जमीयतुल उलमा इस्लाम फे के सरबराह हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा जलसा किया और उसमें जोश व खरोश जो है वो दीदनी था। जैसा कि हम गुज़श्ता रोज़ बताते रहे कि यहाँ पर जो कारकुनान जो है वो एक दिन कबल पहुँचना शुरू हुए थे, अभी उनकी तादाद में मजीद इजाफा हो रहा है और जो जोशो खरोश है JUI फे के कारकुनान का वो दीदनी है। यहाँ पर आज सुबह जो है नमाज फजर के बाद जो है वो दुआ से आगाज़ हुआ और उसके बाद जो है वो इस वक्त नाश्ते का सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो श्रीनगर हाईवे के दोनों अतराफ जो है वो खैमा बस्तियाँ कायम हैं, जबकि जो मौलाना का स्टेज है वो तो ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, लेकिन उसके साथ जो है मुस्लिम लीग नून एक बड़ा स्टेज जो है वो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। अगर आप मेरे अकब में हमारे कैमरामैन दिखा सकें तो जो है वो इस स्टेज के जो है वो कंटेनर्स जो है इस वक्त उनको अलाइन किया जा रहा है और इन कंटेनर्स पे इस वक्त जो है वो जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो जारी है और तमाम तर कंटेनर्स को यकजा करके एक बड़ा स्टेज जो है वो सजाया जाएगा, जिस पर तमाम जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की क़यादत है, जिसमें मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और जो है इसी तरह हमजा शहबाज और इनके साथ जो है वो मौलाना फजलुर रहमान JUI फे की क़यादत और दीगर जो बातें हैं वो फैसल रजा खान और बता रहे थे इस वक्त जो तमाम जमातें हैं वो फिर दोबारा से खिताब भी करेंगी कारकुनान को चार्ज करने के लिए, दोबारा से रैली का आगाज भी होगा। बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। या तो ये भी देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के जलसे में इसी तरीके से बहुत सारे लोग मुख्तलिफ शहरों से इस्लामाबाद पहुंचे और वहां पर तकरीबन जो एक्सप्रेस आपका हाईवे है श्रीनगर हाईवे वो भी पूरा ब्लॉक रहा, बहुत ट्रैफिक जैम रही और आगे भी लोग मुसलसल पहुंचते रहे। तो सियासी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, PTI से उस्मान बसर साहब ने हमें ज्वाइन किया। पहले हम उनसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। उस्मान बसर साहब आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाके। उस्मान बसर साहब सबसे पहले तो आपसे जानना चाहता हूं, कल का हमने जलसा देखा है, मुख्तलिफ फिगर शेयर की जा रही हैं, ऑपोजिशन तो कह रहे हैं चंद हजार लोग थे, आपके पास क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जलसे के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि अपोजिशन इस जलसे के मुतल्लिक़ क्या कह रही है, उनके फिगर्स क्या हैं, वो तो उस पर तो हम बहस करना ही नहीं चाहते।
क्योंकि जब अंधा हो जाए इंसान, उसको दिखाई कुछ ना दे और सुम्मुन बुकमुन उमयुन फाहुम ला यरजिऊन हो जाए तो उसकी क्या बात करनी। देखिए कल जो जलसा हुआ है, 15 साल की मेरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ रफाकत है। मैंने वो दौर भी देखा है जिसमें हमारी पार्टी को तांगा पार्टी होने के ताने मिलते थे और हम छोटे छोटे जलसे किया करते थे जाके छोटे छोटे शहरों के अंदर। और मैंने मीनार पाकिस्तान का वो जलसा भी देखा जहाँ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत का आगाज़ हुआ, बाकायदा एक अवामी सियासत का, जो कि अपना 30 अक्टूबर 2011 का जलसा था। आप यकीन मानिए कि 15 साल की इस सियासी रफाकत के अंदर और इस सियासी जद्दोजहद के अंदर मैंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इससे बड़ा जलसा देखा ही नहीं है। देखिए इससे बड़ा जलसा और जलसे की तारीफ में बहुत सी चीज़ें आती हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज़ हुआ करती है कि नंबर्स तो आप गिनते ही हैं, लोगों के सर तो आप गिनते ही हैं। जो कल वलवला था, जो पैशन था, जो लोगों की आंखों के अंदर एक गुस्सा उतरा हुआ था और जिस तरह क्राउड चार्ज था, इसकी मिसाल पाकिस्तान की सियासी तारीख में नहीं मिलती। बंदे पकड़ पकड़ के तो MP MNAs वसाइल इस्तेमाल करके सरकारी और गैर सरकारी और हराम का पैसा ले ही आते होते हैं जलसों के अंदर, लेकिन लोग चार्ज हैं कि नहीं, लोग किसी बयानिए के ऊपर आए हुए हैं कि नहीं, लोगों को अंडरस्टैंडिंग है कि वो क्यों आए हुए हैं, उनको क्यों बुलाया गया है, उनको क्या उनसे क्या बात करनी है, उनका क्या रिएक्शन होगा। कल जलसा एक तो हो रहा था परेड ग्राउंड के अंदर, आप यकीन मानिए आप कि उस परेड ग्राउंड के अंदर जितने लोग थे उससे 60 से 70% लोग ज्यादा थे जो सड़कों के ऊपर थे। ये जलसा जारी था मोटरवे तक, जितने भी सड़कें थी वहां पे भी हो रहा था। ये रवात के पीछे गुजर खां तक की ब्लॉकेट थी सड़कों के, इसके अलावा अटक के पुल तक ब्लॉकेट थी। लोग जलसा खत्म होने के बाद भी 2 घंटे आते रहे हैं। तो अगर आप नंबर्स की बात करें, जी हमने देखा, हाँ बिल्कुल हम देख रहे थे। वैसे हमने ऑब्वियसली आपका PTI का भी जलसा देखा और साथ में जो है वो ऑपोजिशन का भी जलसा देखा जिस तरीके से हो रहा है। तो आप क्या कह रहे हैं, जिस तरह आपने इशारा दिया कि पैसे लेकर तो आ जाते हैं, आप क्या कह रहे हैं कि उन लोगों ने क्या पैसे देकर उनके कारकुनान आए? मतलब देखिए माया, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान की सियासत की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे क्योंकि जो मर्जी चीज़ है उसको शोर डाल दें और उसको लोगों के सामने रख दिया जाता है। आप मुझे सिर्फ ये बताएं, मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और वज़ीर-ए-आज़म ने लोगों को कल बुलाया तो उन्होंने बुला के उनसे एक राय ली कि मैंने अपनी हुकूमत के दौरान ये काम किए हैं और अगर आप ये समझते हैं कि मैंने ये काम किए हैं और वो सही काम है, कौम उसको इंडोर्स करती है, तो मेरे पास आइए, मेरे साथ खड़े हुए दुनिया को, अगयार को और ख़ास तौर पे उस ताकत को ये मैसेज दीजिए जो इस सारी पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन के पीछे है, जो पाकिस्तान जैसी वाहिद इस्लामी सुपर पावर आपकी एटॉमिक पावर है, उसकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज कर रही है। आप मुझे बताइए, वज़ीर-ए-आज़म ने तो बुलाया, मैं आपसे भी सवाल करता हूं और कौम भी पूछ रही है, मरियम नवाज किसको बुला रही है यहाँ पे? यानी कि हम कह रहे हैं कि ज़मीरों की मंडी हराम के पैसे से जो लगाई गई है, पाकिस्तान के लोग निकलें और बताएं कि वो इसके खिलाफ हैं या हक में हैं, तो कल लोग उसके खिलाफ निकले। तो मरियम क्यों कर रही हैं कि अच्छा उस्मान साहब, यहाँ पर मुझे ये जरूर बताइएगा, तकरीबन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने तकरीबन 106 मिनट के दरमियान उनकी स्पीच थी जो उन्होंने की, उन्होंने खिताब किया कौम से, वहाँ पे जो शुरका थे उनसे खिताब किया और मुसलसल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये कहती भी रहे इससे पहले कि 27 मार्च के जलसे में एक बड़े सरप्राइज का ऐलान किया जाएगा। शुरका इंतजार करते रहे कि वो सरप्राइज का ऐलान किया जाएगा। वो सरप्राइज बेसिकली क्या था, हम आपसे ये जानना चाहते हैं। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया क्योंकि कल से बदकिस्मती, आई एम नॉट रेफरिंग टू ऑल ऑफ देम, लेकिन पाकिस्तान में कल से जो सियासी जमातों के जो मीडिया विंग्स हैं उसके अंदर जो फिक्री बददियानत हैं, उन्होंने भी कल से ये सवाल बड़ी शिद्दत से उठाया हुआ है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये सवाल किया। मुझे बताइए कि पाकिस्तान ममलकत खुदादाद पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म, और वज़ीर-ए-आज़म रियासत को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, पाकिस्तान की रियासत का जो वज़ीर-ए-आज़म है उसने कल खड़े होकर ये सरप्राइज़ किया उन लोगों को, उन ताकतों को, उन बैरूनी कुव्वतों को जो पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ। जब हम पाकिस्तान की हुकूमत की बात करते हैं तो आप इमरान खान की बात नहीं सिर्फ कर रहे, आप रियासत पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो इस्लामी दुनिया की वाहिद एटॉमिक पावर को और उम्मत मुसलमान को लीड करने वाले पाकिस्तान के अंदर मौजूद रियासत जो है और उसकी हुकूमत के खिलाफ बैरूनी साजिश हो रही है 4 महीने से, और वो लोग समझ रहे थे कि इमरान खान, उनकी हुकूमत और रियासत को इसका मालूम नहीं है
कल सरप्राइज दिया गया उन अगयार की ताकतों को और ख़ास तौर पे मगरबी उन 2-4 मुल्कों को जो आगे बढ़ के हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और जो मैं हमारी हुकूमत कहता हूं तो आपकी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जब पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है और उसके अंदर हराम का पैसा और डॉलर्स इन्वॉल्व हैं, इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी। वो लोग समझते थे कि इमरान खान उनकी हुकूमत को इसका मालूम नहीं होगा और हम अपनी वारदात डाल जाएंगे। कल इमरान खान साहब ने जो खत निकाल के दिखाया, ये सरप्राइज था उन ताकतों के लिए जो अपने तई बड़ी खुफिया तरीके से ये सारा मामला कर रही थी। जब उन्होंने ये दिखाया कि हमारे पास एविडेंस है कि आप किस तरह से बाहर बैठ के हमारे लोगों को इस्तेमाल करके बदकिस्मती से अपने अलाकारों के जरिए यहाँ हुकूमतें गिराते रहे हैं, हमारे पास वो भी सबूत हैं। अब आप गिराने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास वो भी सबूत हैं। तो ये सरप्राइज था उन लोगों के लिए जो यहाँ पे अलाकार बने हुए हैं और समझ रहे थे कि या राइट। बट उस्मान साहब अब देखिए वो खत तो एक सिंबॉलिक चीज हो गई। हाँ सही कह रहे हैं आप, वो सिंबॉलिक चीज हो गई, लेकिन साथ साथ एक और भी चीज और बहुत सवाल उठ रहा है शाहज़ैन भुट्टी साहब के हवाले से कि वो जिस तरीके से मुस्ताफा हुए और उन्होंने बात कहते वो उन्होंने अपना जो है वो एग्जिट किया कि गलत जबान इस्तेमाल नहीं करूंगा। फिर फवाद चौधरी साहब ने रात में कल बोला कि नाराज हैं हम उनको मना लेंगे। तो क्या आपको लगता है कि वो मान जाएंगे या क्या उनके जाने से नुकसान हुआ, कितना नुकसान होगा? देखिए माया, अब ये इररेलेवेंट हो चुका है कौन यहाँ पे खड़ा है और कौन बैरूनी ताकतों के साथ खड़ा है। अब असल तो सवाल ये है, अब ये इररेलेवेंट है कि फलां एमएनए साहब जो हैं उनका ज़मीर बिक गया, फलां साहब का ज़मीर जाग गया। अब तो आपके वज़ीर आज़म ने, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, पाकिस्तान ममलकत खुदादाद पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो रियासत को रिप्रेजेंट कर रहा है, कल उसने अपनी कौम के सामने ये मुकदमा रख दिया सबूत के साथ और चैलेंज किया कि जो देखना चाहता है ऑफ द रिकॉर्ड हम उसको बताने को तैयार हैं, क्योंकि अभी ये मसला है कि मुल्क की सालमियत को कहीं दाव पे ना लग जाए। जब आप देख रहे हैं कि आपका वजीर आजम सबूत के साथ कह रहा है कि हमने वो साजिश पकड़ ली है, उस साजिश के किरदार बाहर बैठे हुए और पाकिस्तान में आला कार भी हमने पकड़ ली है, अब ये इररेलेवेंट है। अब सबको मालूम हो चुका कि लोगों की गोलियां लग रही हैं, कुछ जान के इस खेल का हिस्सा है, कुछ अनजाने में। अच्छा साथ में उस्मान मसूद साहब ये जरूर बताइएगा, शेख रशीद साहब की जानिब से भी बड़ी आम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें हमने देखा उन्होंने ये भी कहा कि तहरीके अदम एतमाद में अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ना बचे तो उसके बाद 2/3 अक्सरियत से वो वापस आएंगे। इसका क्या मतलब है, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, क्या ये कहा जा रहा है कि तहरीके अदम एतमाद कामयाब होगी? अच्छा देखिए, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद जो है वो बैरूनी कुव्वतों के सहारे के ऊपर और उनके डॉलर्स के पैसे के साथ पाकिस्तान में बैठे हुए उनके आलाकारों ने एक तहरीक अदम एतमाद का एक साजिश तो ड्रामा तो रचा लिया हुआ है ना। ये एक साजिश है जो हैच की गई है पिछले 6-7 महीने से, जिसके ऊपर काम हो रहा था। आप मुझे बताइए, क्योंकि वो मैदान के अंदर तहरीक अदम एतमाद है, वो बड़े जोम से कह रहे हैं कि उन्होंने मीर जाफर और मीर सादक ने बहादुर वक्त के सुल्तान टीपू के खिलाफ एक तहरीक अदम एतमाद खड़ी की हुई है, जिसके पीछे हमने तमाम ट्रेसेस ढूंढ ली हैं, डॉट्स मिला ली हैं, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कौन कहाँ बैठा, किससे मिल रहा है, नवाज शरीफ किससे मिले हैं। तो जारी बात है एक मुकाबला है, अब एक मुकाबला है रियासत पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंटेशन है हुकूमत यानी इमरान खान और उनकी जमात का, पाकिस्तान की कौम का जो कल निकली उनके खिलाफ जो खड़ी हुई ताकतें उनके दरमियान एक मुकाबला है, बैरूनी कुव्वतों और उनके आलाकारों के दरमियान एक मुकाबला है। तहरीक अदम एतमाद की सूरत में एक मैदान लगा हुआ है, तो इसमें हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है। लेकिन आप मुझे बताइए कि बिलफर्ज खाकम बदन मैं कहता हूं कि ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई, हम किस मुंह से दुनिया के सामने खड़े होंगे कि पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत का तख्ता बाहर से ताकतों ने पैसा दे के हराम का पाकिस्तान से मीर जाफर और मीर सादक के साथ मिलकर उल्टा। तो जारी बात है एक चीज इसको हम आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं कर सकते, लेकिन शेख रशीद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, ये वो दौर नहीं है कि जब आपने भुट्टो को फांसी दे दी। आप मुझे बताइए कल प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है, ये बेसीता कौम के हमारे जमीर को झंझोड़ने के लिए काफी नहीं है, मोर देन इनफ है कि आपने वक्त के पॉपुलर वजीर आजम को फांसी दे दी और कौम की सर पे जू नहीं देंगी है और आज तक उस पर बात नहीं कर रहा। जनरल ज़ियाउल हक को एक त्यारा हादसा के अंदर पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री ब्रास के साथ शहीद कर दिया गया, कभी किसी ने बात ही नहीं की। यहाँ पे बैरूनी कुफ्तों के साथ मिलकर हमारे लोगों ने, अपने पाकिस्तान के लोगों ने अपने मुल्क के अंदर हुकूमतों को पलटा। ये पाकिस्तान है, ये रियासत पाकिस्तान है। तो इसलिए अगर खुदा न खास्ता ये हो गया,
पूरी कौम इस बात के ऊपर गवाह रहेगी कि ये बाहर की ताकतों ने किस तरह इसको पलटा खाया, लेकिन कौम इमरान खान के साथ खड़ी होगी। मैंने कल जो जलसे के अंदर जो मनाजर देखे हैं, मैं आपको बिल्कुल अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कह रहा हूं। मैंने माओं को देखा, 80-80 साल की औरतों को देखा, बूढ़ी माओं को देखा जो इमरान खान के लिए दुआएं लिए, तस्बीह हाथ में पकड़े उसके ऊपर दुआएं कर रही थी। कौम उसके साथ खड़ी है। फिर इंशाअल्लाह ताला मुकाबला होगा अगले इलेक्शन के अंदर। पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत को बेच खाने वाले मीर जाफर और मीर सादकों का कौम के बहादुर सुल्तान टीपू इमरान खान के वर्सेस, तो कौम किसके साथ खड़ी होगी इंशाल्लाह ये आप देखेंगे। फिर सही सही सही। उस्मान साहब बस एक चीज जरा बता दें, शाम को 4 बजे आपकी नजर में क्या होने वाला है? जरा हमें कोई पिक्चर तो दें ताकि हमें कुछ पता चले आपकी नजर में क्या होने वाला है। क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे हैं उनके नंबर्स पूरे हैं। देखिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी को तो अब मैं क्या कहूँ, वो उन बेचारों को क्या पता जिन लोगों ने अपना ज़मीर बेच खाया, जिन्होंने अपनी ज़ुबान बेच खाई, जिन्होंने अपना दहन बेच खाया, जिन्होंने अपनी सियासत बेच खाई सिर्फ एक कुर्सी के लिए। उनके ऊपर तो तबसरा करना ऐसा ही है कि पूरी कौम की तजलील करना। ये लोग पाकिस्तान में तमाशा कर रहे हैं जिनकी डोरियां कहीं और से हिल रही हैं, इसलिए इनके ऊपर कोई तबसरा ही नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊँ, आज भी इंशाअल्लाह ताला जब कौमी असम्बली का इजलास होगा, जो उसकी कार्रवाई रस्मी तौर पर चलेगी, तमाम जो इख्तियारात हैं वो स्पीकर के पास हैं। इंशाल्लाह हम इनका डट के मुकाबला करेंगे, क्योंकि कौम का मुकदमा आप लड़ रहे हैं, स्पीकर भी, हुकूमत पाकिस्तान भी। ये मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हम गए हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बड़ी अहम हेयरिंग है और पूरी कौम की नजरें अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं, खास तौर पे जब आपके वज़ीर आज़म ने ये कहा एविडेंस है कि बाहर से साजिश हो रही है। दोबारा ठीक है जी ठीक है साहब, आज इजलास होगा, इजलास में अब देखा जाएगा किस तरीके से वहां पर तहरीक एतमाद पेश की जाती है और उसके बाद क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपने शो में हमें ज्वाइन किया। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वापस आएंगे। अभी सियासी मामला डिस्कस करना बाकी है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। माया खान और शाहजेब अहमद के साथ सियासी मामलात पर गुफ्तगू हो रही है, क्योंकि हमने देखा है कि सियासी मामलात इस वक्त बड़ा उसका पारा हाई चल रहा है। चाहे जलसे हों, जुलूस हों, रैलियां हों, हम देख रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में खिताब किए जा रहे हैं। खासतौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से भी खिताब किया गया। ऑपोजिशन भी देख रहे हैं हम कि वो भी रैलियां निकाल रहे हैं। साथ में मरियम नवाज साहिबा ने भी खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान सिर्फ इस्तीफा न दें, हमेशा के लिए सियासत छोड़ दें। तो बहुत सारे बयानात सामने आ रहे हैं और इन्हीं मामलात पर बात करने के लिए हमने मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। मरियम साहब आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से मुशावरतें हो रही हैं, काफ लीग के साथ भी मुस्लिम लीग नून के वफ्द की मुलाकात हुई है और साथ में एमकेएम से भी हुई है, लेकिन मुशावरत के बाद और तवील गुफ्तगू के बाद कोई बाकायदा ऐलान नहीं किया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या समझती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कोई हैरानगी नहीं हुई और ना मायूसी हुई, क्योंकि आपको याद होगा धरने के दिन भी हर रोज एक तमाशा, एक पपेट्री की जाती थी कि अब मैं कल बताऊंगा क्या होने वाला है, मैं परसों बताऊंगा क्या होने वाला है। ये इमरान खान साहब का जो ट्रम्प कार्ड था, एक तो वो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा है, जैसे इनकी 1 करोड़ नौकरी का वादा ऑफ द रिकॉर्ड था, असल में नहीं था। जैसे 50 लाख घर का वादा ऑफ था, जैसे उन्होंने कहा मैं 90 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा। फिर 100 दिन का प्लान आया, मईशत जो थी वो ठीक कर दूंगा, बीच नहीं मांगूंगा, IMF नहीं जाऊंगा। तो ये सारे ऑफ द रिकॉर्ड की चीजें होती हैं। और मुझे ऑफ द रिकॉर्ड के अलावा जो कल उन्होंने गुफ्तगू की, वो एक डिफीटेड और एक सिक माइंड जो है ना, उसकी गुफ्तगू है। तो यहाँ आप खड़े होकर आवाम से माफी मांगे कि मैंने आटे की कीमत 35 रुपए से 90 रुपए कर दी, माफी मांगे कि मैंने चीनी की कीमत 53 रुपए से 120 रुपए कर दी, तरक्की की शरह 5.8% से मनफी कर दी, माफी मांगे उन नफरत, इंतशार, पोलराइजेशन मुल्क में खिलाने के लिए, और इस्तीफा दें। लेकिन उस पर भी मुझे हैरानगी नहीं हुई, क्योंकि इस्तीफा बाइज्जत लोग थे। तो ये अवाम को वो लोग पीटीआई के जो एक हाइप क्रिएट कर रहे थे, किराए के तर्जुमान, फिर नजर भी नहीं आने लगे इमरान खान साहब के पास जब ये कुर्सी नहीं रहेगी। तो वो हाइप
मतलब पूरे 1 घंटा 52 मिनट मैं अब बड़ी अहम बात करने लगा हूँ। नवाज शरीफ साहब पे पर्ची की बात करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, सर पर कल पर्चे पे उतर आए, खुद पर्चा दिखाया, लेकिन क्या ये ऑफ द रिकॉर्ड है? और मैं अगर ये बता दूंगा तो मुल्क को बड़ा नुकसान होगा, तो आप वो राज को जरूर बताएं जिससे मुल्क को नुकसान होने से बच सकते हैं। ये किस किस्म की बात है कि मेरे दिल में वो राज है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि मुल्क को बड़ा नुकसान होगा। भाई अगर मुल्क को नुकसान हो रहा है और आप राज को छुपा रहे हैं तो ये तो जुर्म है, बताएं आवाम को। तो ये तमाशे, ये अवाम के पास ना इस काम के लिए टाइम है, लेकिन आज बड़ा मुबारक दिन है। मैं कौम को मुबारक देना चाहती हूँ आपके तवज्जुह से, आपके चैनल से, कि आज इन नालायकों, नाअहलों, चोर, करप्ट, कातिल, माफिया इमरान खान साहब का काउंटडाउन शुरू हो रहा है, क्योंकि आज सेशन हो रहा है नेशनल असेंबली का जिससे ये भाग रहे थे। आज इंशाल्लाह मोशन मूव होगा। 7 दिन इनके पास रह गए हैं, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, चोर, सोने के पास। अब 7 डेज का काउंटडाउन शुरू हो गया। अवाम को मैं मुबारकबाद देती हूँ कि आज से खुशखबरी का। मरियम साहबा, जो मैं आपसे बात कर रहा था वो काफ लीग और एमक्यूएम की कर रहा था कि उनसे, उनके आप लोगों के वफ्द से उनकी मुलाकात हुई है, मुशावरत हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, कोई बाकायदा तौर पर उनकी जानिब से ऐलान नहीं किया गया है। और आज जो इजलास होने जा रहा है उसके बारे में भी बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है, क्या नंबर्स पूरे हैं? नहीं, आपने जी पहला सवाल मुझसे इमरान खान साहब की तकरीर का, जिसका मैंने आपको जवाब दिया। दूसरा सवाल अब आप नया कर रहे हैं, आपने मुझसे इससे पहले बात नहीं की थी। क्यू लीग और एमक्यूएम की जो आपने बात की, आपको पता है कि ऑपोजिशन की, मुतहदा ऑपोजिशन की दोनों जमातों के साथ मुशावरत जारी है, जो गवर्नमेंट के एलाइज है, जो अपने हलकों में इनकी करतूतों की वजह से शक्ल नहीं दिखा सकते। हल्के में 6-6, 8-8 महीने हो गए, नहीं जा सकते, क्योंकि इमरान खान साहब के वादों के ऊपर उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वादे किए थे। और जिस किस्म का हाल उनके साथ इमरान खान साहब ने किया है वो उनको सारी उम्र याद रहेगा। तो वो मुशावरत जारी है और इंशाल्लाह वो अपना फैसला जल्द सुनाएंगे। और जो जिनको आवाम मुस्तरद कर चुकी है वो इत्तेहादी उनके साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? बिल्कुल सही। अच्छा मरियम साहबा, आप अभी आप बात भी कर रही थी। अच्छा, फर्ज करिए अगर तहरीक अदम एतमाद जो है कामयाब हो जाती है, आगे बजट भी आ रहा है, ऑब्वियसली वक्त बड़ा कम है, क्या राय अमल होगा, क्या प्लानिंग्स हैं, अवाम को कैसे जो है वो रिलीफ मिल सकेगा, उस नजरिए के हवाले से आपका क्या जवाब हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है, फर्ज मैं नहीं कर सकती क्योंकि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो चुकी है। जो इमरान खान साहब की बातों से आया है कि दूसरी बात है कि अपोजिशन ने तहरीके अदम एतमाद अपने नंबर्स को पूरा करके ही जमा कराई है। और तीसरी बात है ये अवाम की रद्द अमल है, अवाम का अदम एतमाद है। तो जो हमारे पास देखिए मुतहदा अपोजिशन अगर अल्लाह ताला उनको मौका देता है, तो सबसे पहले तो जो 3.5 साल की चोरी, लूटमार, करप्शन, तो आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर मरियम साहबा ये बताएगा फिर आपका तजर्बा, आपकी सियासत क्या बताती है, फिर अगला वजीर आजम कौन होने जा रहा है? कैंडिडेट तो अनाउंस हो चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब होंगे इंशाल्लाह अदम एतमाद की उसमें कामयाबी की सूरत में उनके कैंडिडेट हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि जिस किस्म के हालात माशी मुल्क के कर दिए गए और जो इस वक्त अवाम महंगाई की तस्वीर में घुस रही, तो इंशाल्लाह कोशिश पूरी करेंगे। जब 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी तो महंगाई की शरह और बिजली की जो लोड शेडिंग थी वो 22 घंटे थी, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से इनके भरने के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और नवाज शरीफ साहब ने 14,000 मेगावाट बिजली भी दी और महंगाई की शरह को 3.8% लेकर। अच्छा, क्या पीपल्स पार्टी आपके इस नजरिए आपका क्या समझते हैं, एग्री करेंगे वो आपके साथ? Will that be okay? पीपल्स पार्टी मुतहदा ऑपोजिशन का हिस्सा है और सारी मुशावरत जो है वो सारी जमातों के साथ और शमूल पीपल्स पार्टी के साथ होती है। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मरियम साहबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो जवाबात दे गई कि अगला वजीर आजम जो है वो शहबाज शरीफ साहब को देखती हैं और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उनकी नज़र में है पीपल्स पार्टी का, लेकिन आगे और भी बहुत सारे नजरियाती ऑब्वियसली इख्तलाफात भी हैं शाहजेब, और बहुत सारे सवाल जो जमा ज़हन में भी हैं। तो हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सईद साहब, अब हमें ज्वाइन किया। सईद गनी साहब, पहला सवाल, क्या पूरी इस वक्त जो तहरीक अदम एतमाद है अगर कामयाब हो जाती है तो अगला राय अमल क्या होगा? फर्ज करिए आप लोग कामयाब हो गए तो फिर क्या होगा?
देखिए, एक तो मैं इंशाल्लाह ताला ये जो आपने कहा कि अगर कामयाब होती है, नहीं कामयाब हो चुकी है, और इमरान खान की बौखलाहट, इनकी काबीना बिना की जबानें, इनकी लटकी हुई शक्लें आपको बता रही हैं कि इनके पास नंबर्स नहीं है। अब एक रस्म है, कार्रवाई है जो असम्बली में होनी है, और इंशाल्लाह ताला इमरान खान जो है वो साबिक वज़ीर आज़म हो जाएंगे। जहाँ तक आगे के लाएमल की बात है, डेफिनेटली बहुत बड़े चैलेंजेस होंगे जो हुकूमत अगली आएगी उसके लिए, इसलिए कि इमरान खान की 3 साल नालायक हुकूमत ने जो इस मुल्क की मईशत का जनाजा निकाल दिया है, खारजा पॉलिसी जो इनकी नाकाम तरीन है, इसका सबूत ये है कि वो खुद भारतीय खारजा पॉलिसी की तारीफ करते हैं। इसका मतलब ये कि वो ये मान रहे हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी नाकाम थी, उसकी वजह से आप दुनिया में तना हैं, और आपकी जो बात है उसको कोई सुन नहीं रहा, कोई मान नहीं रहा। ये मैं समझता हूँ कि 2 बड़े चैलेंजेस होंगे हुकूमत के लिए, और उसमें जो मुझे एक रोशनी की किरण नज़र आती है कि तमाम जमातें जो अपोजिशन में इस वक्त हैं, आपको याद होगा जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने थे, तमाम एतराज़ात के बावजूद के इंतखाबात में धांधली हुई है। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा था, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि आइए बैठकर एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाते हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाते हैं, बैठ के बात करते हैं और मुल्क को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इमरान खान की अना ने उनको ये बात करने नहीं दी, बैठने नहीं दी, वो काम नहीं किया। तो इस वक्त जो जमातें हुकूमत में आएंगी, उनमें कम अज़ कम इन चीज़ों पे ज़रूर इत्तफाक होगा कि बैठकर एक ऐसा मुआशी प्लान तैयार करें जिससे इमरान खान का जो बर्बादी का एक रास्ता था उससे उस मुल्क को निकाला जा सके, लोगों के लिए मुश्किलात उसमें कमी लाई जा सके। दुनिया में जो आप तना हुए हैं, दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ ताल्लुकात आपके बेहतर हों, ताकि मुल्क जो है वो खारजा मास पर भी एक अच्छी पोजीशन में आ सके। अच्छा सईद गनी साहब, जिस तरीके से हमने देखा, अभी हमारे साथ मरियम औरंगजेब साहबा मौजूद थी और उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो अगले वजीर आजम होंगे, तो इस पर पीपल्स पार्टी से, क्योंकि उन्होंने कहा क्योंकि मुत्तहिदा अपोजिशन है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुरू से एक मौक़िफ़ रहा है और बड़ा वाज़ेह है, और बिलावल साहब इसका कई मरतबा इजहार भी कर चुके हैं खुलकर कि अपोजिशन की जो जमातें इस वक्त कौमी असम्बली में हैं, उनमें सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और अगर अपोजिशन की जमातों की कोई हुकूमत बनती है तो उसमें पहला हक जो है वो मुस्लिम लीग नून का है कि उनका वजीर आज़म बने, और अगर नून का वजीर आज़म होगा तो डेफिनेटली शहबाज शरीफ साहब इस वक्त जो है वो कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन है, तो उन्हीं को बनना है और उन्हीं को बनना चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ पर आप लोगों का जो है वो इत्तफाक है कि अगर ऐसा है तो अगले जो वज़ीर आज़म है वो शहबाज शरीफ साहब होंगे। अच्छा सईद साहब, अगला सवाल मेरे जहन में आ रहा है, शाम को 4 बजे क्या होने जा रहा है, जरा हमारे साथ आपका नजरिया क्या है, तो शेयर कीजिएगा ना प्लीज। पीटीआई की हुकूमत का जनाजा पढ़ा जाना है। अच्छा, पीटीआई हुकूमत का जनाजा पढ़ा जा रहा है, ये सही सुना मैंने? जी मैंने यही कहा है। देखें, एक तो जितना नालायक पाकिस्तान की तारीख का इमरान खान वजीर आजम था, उतना ही नालायक और जानिबदार हमारा कौमी असम्बली का स्पीकर है। एक बात आपको सबको पता होती है, लेकिन चूंकि मैंने खुद हलफ लिया हुआ है, जो भी शख्स मुंतखब होता है असम्बली का मेंबर, वो हलफ लेता है। फिर अगर कोई और ओहदा मुझे मिल जाए, मैं वजीर बन जाऊं, मैं वजीर आजम बन जाऊं, मैं स्पीकर बन जाऊं, मैं चेयरमैन सेनेट बन जाऊं, तो हम हलफ उठाते हैं। उस हलफ में जो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसमें एक चीज ये होती है कि मैं आईन पाकिस्तान का वफादार रहूंगा, उसको प्रोटेक्ट करूंगा, उसको डिफेंड करूंगा और उस पर अमल करूंगा। अब अगर स्पीकर कौमी असम्बली जिसने हलफ लिया हुआ है आइन की पासदारी का, उस पर अमल करने का, वो आइन को वायलेट कर रहा हो सिर्फ इसलिए कि इमरान खान का उसके ऊपर दबाव है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो आइन के आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुर्तकब हो रहा है। और मैं तो बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जब ये इमरान खान की हुकूमत चली जाए, स्पीकर को हटाने के बाद उसके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई शख्स जिसने आइन के तहत हलफ उठाया हो, कसम उठाई हो, वो आइन को वायलेट करने की जुर्रत ना कर सके। ये ओहदे आने जाने होते हैं सारी जिंदगी, ना कोई वजीर आजम रहता है, ना कोई स्पीकर रहता है, ना कोई रुकने कौमी असम्बली रहता है, सूबा असम्बली रहता है, लेकिन आपको अपने आइन की पासदारी करनी चाहिए ताकि एक अच्छी मिसाल आप छोड़ के जाएं। जो स्पीकर हैं, उन्होंने जिस तरह से जानिबदारी का मुजाहरा किया है, आइन में दर्ज जो बिल्कुल क्लियर है, वाज़ेह हैं, आर्टिकल्स हैं, डायरेक्शंस हैं कि कितने दिन में इजलास होना है, किस तरह से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को पेश होना है, कितने दिनों में जाकर उस पर वोटिंग होनी है। उन तमाम चीजों को इसने इमरान खान की ईमा पर जो है वो आगे पीछे कर दिया है, और वो जो टाइमलाइन थी कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे ये बाहर निकल गए। लेकिन बहरहाल ये डिले जरूर कर सकते हैं, इमरान खान को बचा नहीं सकते।
सही, लेकिन सईद गनी साहब अभी हम शाहजे पर में भी डिस्कस कर रहे थे क्योंकि कल शेख रशीद साहब ने भी जो है वो बड़ी वार्निंग दी है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी जिक्र किया कि मेरे सीने में बड़े राज दफन है। तो ये इन सारे की जो बातें आ रही हैं, स्टेटमेंट्स आ रही हैं, पूरी दुनिया ने देखा, कैसे देखते हैं इसको? शेख रशीद साहब जो पिछले 15-20 दिनों से जब बात कर रहे हैं मीडिया से, कभी आपने उनकी शक्ल को पढ़ने की कोशिश की है? उनके चेहरे को आपने पढ़ा है कि उनका चेहरा क्या बता रहा है? वो शिकस्त खुर्दा लोग हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा। नहीं, मेरा ख्याल है कि आप लोग सारा दिन टीवी पे बैठे हैं, मुख्तलिफ लोगों को देखते हैं, तो चेहरे पढ़ने का हुनर आपको भी उतना ही आता होगा, शायद ज्यादा ही आता होगा हमसे। लेकिन जो लटके हुए चेहरे होते हैं, जब जबान लड़खड़ा रही होती है, जब अल्फाज साथ नहीं दे रहे होते हैं, जब बौखलाहट बिल्कुल वाजे होती है, तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदाजा उन्हें है कि वो जा रहे हैं। और शेख रशीद साहब की एक खासियत ये है कि वो जिस तरह मछली पानी के बगैर नहीं रह सकते ना, ये वजारत के बगैर नहीं रह सकते। मैं तो ये बात बार बार कहता हूँ, इसको मोदी कह देना कि मैं तुम्हें अपनी काबीना में वजीर बना रहा हूँ तो इंडिया चला जाएगा, इसको इसराइल कह दे तो मैं वजीर बना रहा हूँ, इसराइल चला जाएगा। ये वजारत के लिए तड़पता है, पागल होता है। तो जाहिर है जब किसी शख्स को ये पता हो कि मेरी वजारत भी जा रही है, मेरी हुकूमत भी जा रही है और आइंदा मैं शायद जीत भी ना सकूं, तो फिर जाहिर है वो बेतुकी बातें करनी उसने करनी है। लेकिन एक सलाहियत का मैं मोतरफ हूँ और जो मैं आप लोगों से भी गिला करता हूँ कि शेख रशीद ने 25-30 सालों में जितनी भोंगियां मारी हैं, जितनी वो पेशेंगोइयां करते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, उसमें एक सही साबित नहीं होती। और हमारे मीडिया के लोग हर बेतुकी बात पर उसकी यकीन करते हैं और कहते हैं शेख साहब ने कहा ये हो रहा है। सारी चीजें उसकी गलत होती हैं। अभी हालिया जो मैं आपको बता दूं, उसने कहा था कि हफीज शेख जो है सेनेट में जीत रहा है, उस दिन कहा था जिस दिन वो हार गया था, शाम को हार गया वो। तो शेख रशीद साहब को एक फन आता है कि वो लोगों को ये भोंगियां मारने में वो मास्टर हैं और लोगों को यकीन कराने में मास्टर है कि जो मैं झूठ बोल रहा हूँ वो सच है, जो बिलाकर झूठ साबित होता है। यानी कि आप समझते हैं उनकी पेशगोइयां गलत साबित होती हैं। ठीक है सईद गनी साहब, साहब मुझे ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अच्छा ठीक है, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सरप्राइज देने का कहा था बार बार, तो क्या आप लोगों को कल उनके खिताब से कोई सरप्राइज मिला है? हाँ मिला ना मुझे एक। आपने नहीं सुना? क्या सरप्राइज मिला? वो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपको क्या सरप्राइज मिला है? मगरिब के फजर की अज़ान हो गई थी। अच्छा, आपके ख्याल प्राइस था और क्या था? मुझे और तो सईद साहब कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, तो ह्यूमन एरर है। तो लेकिन नहीं, लेकिन अब अगले जो इंतखाबात की अगर हम बात करते हैं, ऐसा कोई मैं आपके कस करूं, देखें इमरान खान को मैं कहता हूँ ना, जितनी डिटाई से झूठ बोलना इमरान खान को आता है, शायद ही किसी को दुनिया में आता हो। ये अभी हालिया दिनों की अगर बात कर दूं तो उन्होंने कहना शुरू किया मेरे पास ट्रम्प कार्ड है। अच्छा, लोग परेशान कि क्या ट्रम्प, मैं उससे भी कहता कुछ नहीं है, ऐसी भोंगियां मारते, कुछ भी नहीं है इनके पास। फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया मेरे पास सरप्राइज है, लोग सरप्राइज के इंतजार में लग गए। अब उन्होंने कल एक नई बात कह दी, मेरे पास एक खत है। अब खत ढूंढते फिरिए कि उस खत में है क्या और वो खत किसने लिखा है, उन्होंने बताना नहीं है। तो पता नहीं वो कौन सी पर्ची थी जो हवा में लहरा के दिखा दी कि जनाब ये खत मेरे पास है लेकिन दिखाऊंगा नहीं। फिर कहते हैं कि मैं दिखाने को तैयार हूँ, जिसको शक है वो आके ऑफ द रिकॉर्ड मुझसे देख ले। मैं कल किसी को देख रहा था, वो तो खत शायद पब्लिक होगा, सारी दुनिया के पास है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। लेकिन एक बुनियादी चीज है जो सवाल इमरान खान से भी बनता है। उन्होंने कल अपनी तकरीर में कहा कि 3 महीने से ये मुल्क के खिलाफ एक साजिश हो रही है। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के वजीर आजम के ये इल्म में था कि 3 महीने से अगर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही थी तो उसने वो साजिश लोगों के सामने क्यों खोली नहीं, कौम को क्यों नहीं बताया कि कौन साजिश कर रहा है और क्यों साजिश कर रहा है। उस साजिश को नाकाम बनाने के लिए पूरी कौम को इकट्ठा क्यों नहीं किया। देखिए, जो कौम है जो पाकिस्तान में, इमरान खान नहीं है, ये बात ज़हन में रखिए। इमरान खान एक फर्द है, एक शख्स है जो आया है, जो चला जाएगा। पाकिस्तान है जिसने रहना है और वो कायम रहेगा। अगर कोई साजिश मुल्क के खिलाफ हो रही है, अगर मेरे इल्म में आती है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी जान को रिस्क में डालकर भी बताऊं कि ये साजिश हो रही है। इमरान खान के इल्म में था तो इमरान को बताना चाहिए था कि ये साजिश हो रही है। इमरान खान सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। मैं एक चीज बता दूं, ये जो कहते हैं बैन अल-अक़वामी साजिश, देखिए दुनिया में ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात करते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, इसलिए दुनिया उसके खिलाफ थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुसलमान ममालिक को इकट्ठा किया, इसलिए दुनिया उसके मुखालिफ थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का ब्लॉक बनाया, इसलिए दुनिया उसके मुखालिफ थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए चैलेंज बन रहा था, इसलिए दुनिया उसके मुखालिफ हुई थी। तो इमरान खान जो है वो नालायक तरीन वज़ीर आज़म है, और कोई भी आपका दुश्मन मुल्क उसको खुश होता है जब आपका नालायक। लेकिन साथ में फजलुर रहमान साहब का भी जिक्र है, सईद गनी साहब। अच्छा, मौलाना साहब के लिए क्या कहूँ, तो बहुत भी कहते रहते। सईद गनी साहब,
आप माशाल्लाह हुनर रखते जा रहे पढ़ने का। तो ये बताइए गसेब गनी साहब कि अगले इलेक्शन अगर कबल वक्त हो जाते हैं तो क्या आप लोग तैयार हैं उसके लिए? हम ही तो तैयार हैं, इमरान खान का तैयार है। देखिए, हमें तो ये पहले ही पता था कि इलेक्शन जो हैं वो वक्त से पहले हो जाएंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिससे आज से 3-4 महीने पहले जो है अपनी जो इंतखाबात में जो इलेक्शंस के लिए टिकट्स के लिए दरखास्तें कॉल करते हैं, हमने वो कॉल कर ली थी, किसी जमात ने नहीं की है। और ये जो हवा भरी हुई है कि हम अगले इलेक्शन में पता नहीं 2/3 अक्सरियत के साथ आ जाएंगे। देखिए 2018 में भी जब इलेक्शन हुए थे ना, जब पीटीआई के पीछे पूरी स्टैब्लिशमेंट खड़ी थी, पीटीआई को जितवा रहे थे, पीटीआई को विनिंग हॉर्सेस लाकर दे रहे थे, उस इलेक्शन में भी पीटीआई को कोई 16 मिलियन के करीब वोट पड़े थे। जो पीटीआई के मुखालिफ वोट थे वो 34 मिलियन थे, और जो अपोजिशन जमातें आज पीटीआई के खिलाफ कटी हैं उनके कोई 23.5 मिलियन वोट थे। तो पीटीआई तो 18 के इलेक्शन में जिसमें ये सब इनके अंदर गुब्बारे में हवा भर के लाया गया था, उसमें भी बहुत पीछे थी। ये अब अगले इलेक्शन में इनको उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। ये बता दीजिए मतलब शाम के नंबर्स पूरे हैं, ये बताएं नंबर्स पूरे हैं फिर? हमारे 100% पूरे, डबल सेंचुरी। जी जी, डबल सेंचुरी, बिल्कुल डबल सेंचुरी। ठीक हो गया। सईद गनी साहब पीपल्स पार्टी रहनुमा हमारे साथ मौजूद। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सईद गनी साहब, थैंक यू सो मच। और आपने कहा कि आज शाम को पीटीआई का जो है वो इमरान खान की जमात का जो है वो जनाजा निकलेगा, और आपने कहा कि डबल सेंचुरी। अब देखते हैं शाम 4 बजे क्या होगा। और जैसे कि शाजिब ने कहा कि सियासी माहौल बहुत गर्मा गर्म है। इस वक्त के बाद रहेगा हमारे साथ, विल बी राइट बैक। हम असल मुकाबला कर रहे हैं गर्मी से माया। उफ, शायद बहुत गर्मी, एकदम से पूरा वीकेंड ऐसा लग रहा था कि हर चीज बस पिघल रही है। मतलब हाथ में मुंह भी पिघल रहा है और खाना भी पिघल रहा है, हर चीज बस पिघल ही रही है, इतनी गर्मी। यानी कि इस एक हफ्ते के दौरान हमने देखा कि तपिश में इतना इजाफा हुआ है, गर्मी की शिद्दत इतनी बढ़ गई है। खासतौर पर दोपहर के वक्त हम देखते हैं कि सूरज, कहते हैं सूरज सवा नेज़े पर है, ऐसा महसूस हो रहा होता है। और जैसा कि जिक्र भी किया जा रहा है कि तकरीबन पारा जो है वो 40 डिग्री तक जा चुका है, और वो फील लाइक, तो मुझे तो फील लाइक लग रहा था 42-43 है, तो गर्मी बहुत बढ़ गई है। और क्या ये आगे, क्योंकि रमजान भी आ रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि रमजान में हमेशा की तरह इस दफा भी मौसम कुछ बेहतर होगा। यू नो, बिकॉज देयर इज अ रीजन, हम लोग इक्वेटर के पास हैं, तो इक्वेटर की तरफ सबसे ज्यादा जो है जितने भी और भी जिस तरीके से कोस्टल एरियाज हैं वहां पर गर्मी सबसे पहले हिट करती है। लेकिन अब गर्मी के साथ साथ बहुत सारी और भी एक्सपेक्टेशंस मार्च में इतनी शिद्दत की गर्मी यही वाली बात है, और पूरे पंजाब में भी ये हाल है। लेकिन मेरा ख्याल है ज्यादा डिटेल में अगर हम जवाद भाई से बताएं, बहुत दिनों हम तो ऐसी बातें करते रहेंगे, जवाब में सही बताएंगे कि वजह क्या है, ये हो क्या रहा है। तो जवाद मेमन साहब वेदर मैन हमारे साथ मौजूद है। जवाद भाई, आपको खुशामदीद, बहुत दिनों के बाद आज मेरी आपसे बात हो रही है। जरा सबसे पहले तो बताएं, ये कराची में जो चल रहा है, शिद्दत की गर्मी चल रही है, ये क्या हो रहा है और ये कब तक चलेगी? कोई कमी आने का इम्कान है या ये बढ़ेगी? और जी कुछ सीन इस तरीके से था कि पाकिस्तान की तरफ जो है एक हाई प्रेशर सिस्टम मौजूद था, स्पेशली बहरा अरब की तरफ, जिसकी वजह से समुद्री हवाएं जो है इन एरियाज में पिछले कई दिनों से जो है वो ऑफ थी। लेकिन कराची वालों के लिए खुशखबरी आज यही है कि आज और कल जो है समुद्री हवाएं बहाल रहेंगी, काफ़ी हद तक जो है वो मौसम में एक बार फिर बेहतरी आ जाएगी। लेकिन 30 तारीख से दोबारा जो है गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, अगेन 38 से 40 डिग्री तक पारा जा सकता है। और ये जो स्पेल है ये तकरीबन वीकेंड यानी कि हफ्ता या मैक्सिमम इतवार तक जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। अच्छा जवाद भाई, यानी कि इस तरह अभी शाजिब ने भी जिक्र किया, अब आपने कहा कि अगर 30-31 तो फिर तो बिल्कुल रमजान सर पर आ गए हैं, और रोज जो है वो बड़े मतलब शदीद 16 घंटे तक जाएगा, 14 घंटे तक जाएगा। तो फिर किस तरीके से मैनेज होगा? मौसम में कोई आसानी रमजान में एक्सपेक्टेड नहीं है? देखिए माया, रमजान में जो है वो क्योंकि अप्रैल का महीना है, तो ओवरऑल अब तक जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट में यही नजर आ रहा है कि सीजनल टेम्परेचर्स रहेंगे। जिस तरह अप्रैल अमूमन हमारे यहाँ चलता है, गर्म होता है, थोड़ा सा ड्राई होता है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सीजनल टेम्परेचर ही रहेंगे। इसमें कह सकते हैं कि शहर में जो है वो रमजान में जो है वो एक हल्की से दरमियानी शिद्दत की हीट वेव जो है वो कह सकते हैं कि हम आ सकती है। लेकिन इसका टाइम फ्रेम ये कब आती है और कितनी शिद्दत से आती है, फिलहाल बताना जो है वो कबल अज़ वक्त है।
लेकिन अमूमन अप्रैल के महीनों में देखने में आता है कि 1 से 2 वेव जो है वो जरूर आती हैं। अच्छा, ये कराची वालों की बात तो हो गई, ये साथ में मुझे बताएं जो पंजाब वाले हैं, KP के वाले हैं, बलूचिस्तान वाले हैं, उनका रमजान कैसा गुजरेगा? देखिए, पंजाब और अपर सिंध में तो आपको पता है क्योंकि अप्रैल है प्लस फिर मई का स्टार्ट हो जाएगा ईद आते आते, तो ये जो सीजन्स होते हैं ये इन एरियाज में जो है वो खासे गर्म रहते हैं, क्योंकि अब जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता मानसून सीजन की तरफ भी बढ़ते चले जाएंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन एरियाज में भी सीजनल टेम्परेचर है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो हाई रहेंगे, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा रहेगी। रही बात अपर पंजाब की और नॉर्दर्न एरियाज की, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अप्रैल के महीने में एटलीस्ट 2 से 3 मॉडरेट या लाइट शिद्दत के जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सिस्टम्स आ सकते हैं, जिसके ज़रिए असर इन एरियाज में जो है वो बारिशें और पहाड़ों पर भी काफ़ी अच्छी बारिशें एक्सपेक्टेड हैं थ्रू आउट अप्रैल। कराची में बारिश का कोई इम्कान? मेरा फेवरेट क्वेश्चन ऑफ ऑल टाइम्स। नहीं माया, फिलहाल कराची में ऐसा कोई बारिश का इम्कान नहीं है। अगर कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगर साउदर्न पाकिस्तान की तरफ मूव करता है आगे आने वाले टाइम में, तो कह सकते हैं कि कुछ हद तक बारिश हो जाए, लेकिन फिलहाल इसके ना होने के बराबर चांसेस हैं। ओवरऑल अप्रैल का महीना जो है वो कराची में काफी हद तक ड्राई जाता है। अच्छा। और रमजान ऐसा बाबरकत महीना है कि उसमें हमें गर्मी महसूस नहीं होती और हम गुजार लेते हैं, बहुत अच्छे से गुजरता है। हर दफा हम घबराते हैं, लेकिन जब रमजान आता है तो बड़े अच्छे से गुजर जाता है। बड़ी प्यारी बात की है, पता नहीं चलता क्योंकि उस आपको सही का आपका जो है वो ईमान और तकवा आपका जो है वो उरूज पर होता है। तो इस वक्त के बाद रहेगा हमारे साथ उस पाकिस्तान में शाज़िया फरमाया कर रहे हैं, आपको इंतजार। थैंक यू जवाद भाई बारिश की खबर ना देने के लिए, थैंक यू। आज हम एक पाकिस्तान में, एक पुरअमन मुल्क में सांस ले रहे हैं, आजादी से सांस ले रहे हैं, मिलजुल के रहते हैं, इत्तेहाद से रहते हैं, मुत्तहिद होकर रहते हैं, पुरअमन तरीके से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी कुर्बानियां हैं, बहुत सारे जवानों ने शहादत दी है और इस तरीके से हम देखते हैं कि अब हमारा मुल्क इतना महफूज है कि हम बड़े पुरअमन तरीके से, चाहे किसी भी तबके से आपका ताल्लुक है, किसी भी मजहब से आपका ताल्लुक है, किसी फिरके से आपका ताल्लुक है, किसी को कोई परेशानी नहीं होती माया पाकिस्तान में। बिल्कुल आपने सही कहा शाहजेब कि जिस तरह हम अपने मुल्क में आज़ादी से सांस ले रहे हैं, इसमें बहुत से लोगों का, बहुत से जवानों की कुर्बानियां हैं, कहीं गाजी हैं तो कहीं शहीद हैं। और इस तरीके से अगर हम पुलिस के हवाले से बात करें, अभी हम यही बात कर रहे थे कि पुलिस का कितना बड़ा रोल है इस शहर में जहां हम रहते हैं, इस सूबे में जहां हम रहते हैं, इस मुल्क में जहां हम रहते हैं। अगर पुलिस हमें कहीं नजर आती है तो सबसे पहले हमारे दिल में होता है भरोसा, सबसे पहले होती है उम्मीद, सबसे पहले होता है जैसे कोई अपना। तो कितना बड़ी जिम्मेदारी भी है और कितना बड़ा किरदार। और इसी वजह से आज हम सलाम पेश करते हैं तमाम आर्म फोर्सेस को और तमाम पुलिस एहलकारों को, पुलिस डिपार्टमेंट को, जो बड़ी जद्दोजहद उन्होंने की है। बड़े तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क को महफूज बनाने के लिए वो कोशिश हैं। तो आज हमारे साथ बड़े खास मेहमान हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। आज हमें शो में ज्वाइन किया है SSP सेंट्रल मारूफ उस्मान साहब ने। मारूफ साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? जी बिल्कुल, थैंक यू, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? ठीक है। आपके जो जूनियर ऑफिसर्स हैं उनका जज्बा जवान रखने के लिए आप खास तौर पर क्या करते हैं? देखिए, हमारा जो एक आम कांस्टेबल है ना, वो बहुत 12 घंटे ड्यूटी करता है थाने में और बहुत कम फैसिलिटीज़ में। हमारे ऑफिसर रैंक में तो फैसिलिटीज़ एटलीस्ट हमें मिल जाती हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हमें काम करने की ज़रूरत है। तो हम करते ये हैं कि एक तो जो अच्छे काम करने वाले हैं उनको उनकी ड्यूटी आवर्स भी मैं कम करता हूँ। फिर उसके अलावा जहाँ पे उनकी मर्जी की उनको पोस्टिंग देना, जिसका जिस तरह का स्किल है। फिर उसके अलावा ये है कि कोई भी मेरा एक असूल है, मैं कभी भी किसी कांस्टेबल की छुट्टी नहीं रोकता। हमारे पुलिस में छुट्टी ना देने का कल्चर है। मैं ये समझता हूँ कि छुट्टी हर उनका रिलैक्स होना बड़ा सबको जरूरी है। ज्यादातर हमारे जो अगर कोई पुलिस के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आते हैं वो ज्यादातर इसलिए आते हैं कि जवान ने 3 माह से छुट्टी पे नहीं गया और रोड पे खड़ा ड्यूटी कर रहा 12 घंटे धूप में। अवाम शहरियों में खासतौर पर पुलिस में एक फासला है, उस फासले को दूर करना कितना जरूरी है और उसके लिए आप क्या समझते हैं, क्या हमें इकदाम उठाने चाहिए ताकि वो जो एक झिझक है ना पुलिस तक पहुंचने की, वो खत्म हो सके हमारी? बिल्कुल बात आपकी ठीक है कि ट्रस्ट डेफिसिट कभी कभी कुछ जगहों पे नजर आता है। उसमें एक आम आदमी की फ्रस्ट्रेशन भी जायज़ है कि आप जाते हैं, अगर कोई आपके साथ क्राइम हो जाता है
तो उसमें आप तो पहले तो ये सोचते हैं यार कि पुलिस को ये क्राइम रोकने की जरूरत थी, तो पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। तो उसमें एक तो पहले ये उनको बताना की जरूरत है कि पुलिस अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर, थर्ड वर्ल्ड के अंदर हर पुलिस इदारे के पास, हर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रिसोर्सेज लिमिटेड है, अपने उससे बढ़ के काम कर रही है। मगर ये नहीं है कि हम उसे एस्केप में तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक भी बंदे का अगर फोन चिंता या कुछ स्नैचिंग होती है, हमारी जिम्मेदारी है रिकवर करना, मगर पहले तो लोगों को बताने की जरूरत है। दूसरी बात है, हमें बिहेवियर मजीद बेहतर करने की जरूरत है। उसके अंदर अभी सिंध पुलिस में स्पेशलाइज्ड पेट्रोलिंग रिपोर्टिंग रूम्स बनाए गए हैं, जहां पे वाटर कूलर, फैन, अच्छे सोफे इंश्योर करते हैं हम थानों में कि जब भी कोई कंप्लेनेंट आया है उसका कंप्लेंट सुनने से पहले वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए उसका, और पुलिस का बिहेवियर रखना। फिर उसके बाद ये रिपोर्टिंग रूम्स के अंदर जो ड्यूटी ऑफिसर है उसमें लिंक ड्यूटी ऑफिसर हमने लेडीज रखने को हम प्रेफर करते हैं, किस तरीके से वो उससे कंफर्टेबल हो। एब्सोल्युटली। अच्छा बाबू साहब, इस तरह के नेशनल डेज आते हैं, 14 अगस्त आ गया, 23 मार्च आ गया, ये इस तरह की कोई इवेंट्स होते हैं। अभी आपने कहा कि छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है एहलकारों को और आपके ऑफिसर्स को भी, लेकिन इस तरह के दिनों में ड्यूटियां बढ़ जाती हैं, ऐसे दिनों में छुट्टी मिलती नहीं है। वो कहते हैं ना, छुट्टी ना मिली, जिसने सबक याद किया, तो वो सारे जितने भी बकौल शाहजेब के हमारे जितने भी फोर्सेज हैं उन्होंने सबक याद कर लिया कि अब खिदमत करनी है मुल्क की। क्या उस दिन मसरूफियात होती हैं, क्या उस वक्त चैलेंजेस होते हैं, प्रायोरिटी लिस्ट पे क्या होता है, हमें ये करना है, ये करना है और ये करना है? देखिए, सबसे पहले तो सिक्योरिटी, जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उनको सिक्योरिटी देना और उसमें इंश्योर करना कि हमारे स्टाफ को खाना भी मिल रहा है, वो भी हमारा काम है इंश्योर करना। स्टाफ को खाना मिलेगा, पानी मिलेगा तो अच्छी ड्यूटी भी करेंगे। और ऑलमोस्ट 23 मार्च या 14 अगस्त है, इस तरह के इवेंट्स हमारा सारा दिन रोड पे निकलते हैं और हम भी सेलिब्रेट कर लेते हैं लोगों के साथ, लोगों के साथ थोड़ा हम भी सेलिब्रेट कर लेते हैं। मानव साहब, आपने जिक्र किया मोबाइल स्नैचिंग का, तो यहाँ तो मैं आपसे ये सवाल जरूर करना चाहूंगा, और इससे ज्यादा रेलेवेंट इंसान कौन हो सकता है मेरे साथ आज। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये क्राइम रेट मुसलसल कराची में बढ़ता है, कभी हम सुनते हैं फिर पीक पे पहुंच गया है, फिर केसेस बहुत बढ़ गए हैं, लोगों को घरों की दहलीज पर लूट लिया जाता है, गाड़ियों में जाने चली जाती हैं। ये प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, और मुसलसल बढ़ने के बाद जो बढ़ता जा रहा है इसको आप कुछ इकदाम उठाए जा रहे हैं पुलिस की जानिब से, कंट्रोल किया जा सकता है? जी बिल्कुल, इसमें आपके इस सवाल के 3-4 पहलू हैं और आपने बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन किया है टुवर्ड्स मी। उसमें पहले तो यह है कि अगर हम देखें पिछले साल के डेटा को 19-20 और फिर इस तरह 21 और 22 के 3 महीनों में, तो जनवरी में हमेशा क्राइम थोड़ा सा शूट करता है। असल में क्राइम हमको समझने की जरूरत है कि क्राइम हमेशा वेव की तरह आता है। कोई 3-4-5 गैंग जेल से छूटे, क्राइम ज्यादा किया, पुलिस ने पकड़ लिया, क्राइम डाउन हो गया। वो एक पुलिस की और क्रिमिनल्स की एक कॉन्टिन्यूस एफर्ट चलती रहती है, एक हमारी जंग चलती रहती है जिसमें हम उनको करते हैं, तो वेव भी आती जाती रहती है। मगर उसमें अहम बात यह है कि अभी एडिशनल आईजी कराची ने एक प्रपोजल दिया जियो टैगिंग का। बेसिकली हम देखते हैं कि कुछ हार्श क्रिमिनल्स हैं वो ही क्राइम करते जा रहे हैं, पुलिस बार बार उनको बंद करती है, वो तफ्तीश या वो फिर बेल पे छूटते हैं। बिल्कुल 15-15 दफा 20-20 दफा वो तो बंद हो चुके हैं, मगर फिर 15 दिन में, महीने में बेल आउट हो जाते हैं। तो उनकी ट्रैकिंग करने के लिए जियो टैगिंग का एक प्रपोजल सिंध गवर्नमेंट को सबमिट हुआ, जो हमें उम्मीद है कि एक्सेप्ट भी हो जाएगा। उसमें हमारे तकरीबन 7,500 से 8,000 रिपीट ऑफेंडर्स हैं, इनको हम रिपीट क्रिमिनल्स कहते हैं। तो वो अगर उसकी उनको एक ब्रेसलेट दे देंगे और हम उसकी कॉन्टिन्यूस लोकेशन मॉनिटर कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है जो सिंध पुलिस ने गवर्नमेंट को दिया है, और ये एक्सेप्ट हो जाएगा। आप देखेंगे बड़ा रेडिकली डिक्लाइन आएगा। तो बेसिकली पैरोल पे दिखाया जाता है कि वो पैरोल पे अगर बाहर है या क्या है, जिस तरीके से उनको ट्रैक किया जा सकेगा। अभी एक सवाल जहन में आया, जब आप जवाब दे ही रहे हैं तो इजाजत के साथ। जी बिल्कुल। जिस तरह शाहजेब ने कहा कि एक गैप है, मैं कहूंगी जरा खुले अल्फाज में ट्रस्ट की कमी है, और वो ट्रस्ट की कमी दो सवाल हैं जहन में। एक तो ये कि लोग जाते हुए इसलिए भी घबराते हैं कि शायद लैंग्वेज कहीं ना कहीं बैरियर आता है कि जी वो इस शहर से नहीं है, वो कहीं बाहर से हैं, बात नहीं समझते। दूसरा ये कि ये जरूर देखा गया है कि अगर कभी कोई शिकायत लेके या काम आदमी पुलिस स्टेशन तक नहीं जा सके, कोई वारदात की खबर लेकर जाए, तो उसके ऊपर बड़ा एक इंप्रेशन दिया गया कि भाई वो हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, वहां पर हम एक्शन नहीं लेंगे। ऐसी सूरत में मारूफ साहब, एक सिपाही का क्या फर्ज होता है? देखिए, हमारा फर्ज ये है, और हमने पॉलिसी भी ये रखी है, एटलीस्ट मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में, बाकियों में भी होगी, कि अगर एक बंदा थाने आ गया है ना और आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं भी बनती, आप उसकी एप्लीकेशन रिसीव कर लें। अरे वाह। और आप उस थाने में भिजवा दें उसको, मोबाइल अफसर के जरिए या बाइक जो डाक रनर के जरिए, उनकी परेशानी मजीद ना बढ़े। और दूसरी बात, एक और चीज करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ बहुत एक प्रॉब्लम है, लोग FIR से कतराते हैं। लोग FIR नहीं देना चाहते। अब उसमें प्रॉब्लम ये आती है जब हमें क्रिमिनल पकड़ लेते हैं
जिसने एक्टिवली एक क्राइम किया और हमें पता है कि इस इंसान के साथ क्राइम किया, पर हमारे पास FIR ही नहीं उसको बुक करने के लिए। और इवन यहाँ तक है कि हमने हाउस रॉबरी के अंदर लोगों के पूरे जेवरात के सेट रिकवर करके दिए हैं, मगर लोग जो है वो फिर कोर्ट में जाके शनाख्त नहीं करते, वो बेल आउट हो जाते हैं। ये बहुत सुन रहे हैं हम। अच्छा कि तासुर पाया जाता है कि पुलिस को सब मालूम है कौन से नेटवर्क्स हैं, क्या है, जैसे तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि वो फिर उनको बेल मिल जाती है, फिर वो रिहा हो जाते हैं। इन तमाम नेटवर्क्स के खात्मे के लिए क्या करना चाहिए या इनको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, एक कॉन्टिन्यूस सर्वेलेंस बहुत जरूरी है। जैसे ये जियो टैगिंग वाली बात मैं कर रहा था, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। उनकी कॉन्टिन्यूस सर्वेलेंस है ना, कि हमने एक गैंग पकड़ा, अब वो कब बेल आउट हुआ मुझे नहीं पता, मगर जैसे ही बेल आउट होगा उसकी जियो टैगिंग हुई होगी, एक पता होगा, हमें पता होगा कि वो कहाँ पे, अगर एक क्राइम हुआ तो हम देख लेंगे कि इस लोकेलिटी के अंदर कितने क्रिमिनल थे उस टाइम पे, उन सबको भी पता होगा कि हमारे पकड़े जाने का चांस है। ये बड़ा अच्छा रेवोल्यूशनरी स्टेप है मेरे ख्याल में। तो अब आप क्या समझते हैं, इस तरह आपने कहा कि एक वेव की तरह आता है, क्या वो वेव अभी थोड़ी सी नीचे आ गई है क्या लोग, क्योंकि अब रमजान का जो टाइम होता है, रमजान में ज्यादा वारदातें बढ़ जाती हैं, रमजान पे बकरा ईद, लोग बाहर निकलना, लोग बाजारों में जाते हैं, जाहिर है जितने भी उनकी हैसियत होती है करते हैं, लेकिन अब खौफ बहुत ज्यादा हो गया। तो अब रमजान आ रहा है, बिल्कुल, क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं? देखिए, उसमें अभी तो ये फरवरी के मुकाबले में मार्च में क्राइम वेव नीचे आया है, मिड फरवरी से नीचे आना शुरू हुआ और अभी तक मजीद नीचे जा रहा है। मगर आपकी बात दुरुस्त है कि रमजान के अंदर क्राइम बढ़ता है। उसमें अभी हम PO स्कॉन्डर्स पकड़ने की एक कैंपेन रन कर रहे हैं और रिपीट क्रिमिनल्स की हमने 2017 से लेके आगे 4 साल अभी गुजरा 17 से, तो उन 4 साल की हमने लिस्ट बनाई 7,500 लोगों की, 7,500 रिपीट क्रिमिनल्स की, जिनकी हम जियो टैगिंग भी करेंगे। हम उन पे फोकस कर रहे हैं कि हम उनको दोबारा से पकड़ के इंटेरोगेट करें और जो एक्टिव क्राइम में दोबारा अगर रिसेंट क्राइम किया तो उनको हम रमजान आने से पहले सबको बंद करते हैं ताकि रमजान हमारा अच्छा गुजर जाए। तो रमजान में यानी कि कुछ स्केड्यूल प्लान है कि अवाम के लिए इस तरह आसानी की जाएगी, इस तरीके से उनके लिए कोई मोर्चे बना दिए जाएं, कोई कंप्लेन बॉक्सेस बना दिए जाएं जहां वो पहुंच सकें, ये क्योंकि उनको अक्सर लोगों को नहीं पता होता हमें कहाँ जाना है, कौन से थाने में जाना है। हमारे पास 15 है, 15 के ऊपर आप कॉल करें, हमारी मोबाइल आपके घर आएगी। और अभी रिसेंटली 15 पे तो बहुत काम हुआ है और सारी चीज ऑटोमेट तो करवा दी गई है, तो जिसकी वजह से अगर आप एवरेज रिस्पांस टाइम अगर 15 का पहले 20 मिनट था, अब तो अंडर 10 मिनट्स या अंडर 5 मिनट्स आ गया है। बिल्कुल ऐसे मैं सर्वे किया था, बिल्कुल ऐसे मददगार पे जाके मैंने किया था, एंड आई वाज एक्चुअली सरप्राइज्ड टू सी द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। सुपर इंप्रेसिव, थैंक यू सो मच। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया, शो में आपने ज्वाइन किया, और ये मेरे ख्याल में बड़ा जरूरी था जानना कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसमें क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं खास तौर पर, ताकि इस तमाम को कंट्रोल किया जा सके और आप लोग महफूज फील भी करें और घरों से बाहर भी निकल सकें। दिन बहुत अहम रहा और आने वाले दिन में सियासी मैदान में क्या होगा आपको डेफिनेटली शाज़िया बुरमाया रखेंगे अपडेट, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। शाज़िया बुरमाया को दीजिए कल तक के लिए इजाजत। बिल्कुल, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।